हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने 11th का गेस्ट पेपर अपलोड किया था ऑलरेडी। और आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि जो भी हमने वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए थे, आपने बोला था कि हमें इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक वन शॉट वीडियो चाहिए। फिर मैंने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है और मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया था कि आपको कैसे वीडियो चाहिए। आपने फिर आपकी रिक्वेस्ट से जब मैंने पोल वहाँ पे दिया, तो आपने बोला कि हमें वन शॉट वीडियो चाहिए, जो कि सारे चैप्टर से उनका हमें वन शॉट वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशन पहला चैप्टर क्यों लिया हुआ है, पहला वन शॉट मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि एक तो ये आपके लिए इजी रहता है, आपने ये पढ़ा हुआ होता है। दूसरा, यहाँ से ईद है जैसा कि आपको पता ही है, तो आपको ज्यादा मतलब उतना सीरियसली आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि सेलिब्रेशन जरूरी होता है, क्योंकि आज पहला ही दिन है ईद का। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ आपको इससे ज्यादा मार्क्स भी कवर करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत सारे मार्क्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ग्रेविटेशन की बात करूंगा कि आप कैसे ग्रेविटेशन को कवर करोगे, क्योंकि पहले तो आपको ये 9th में आपने पढ़ा ही हुआ होता है, थोड़ा थोड़ा आपको कंसेप्ट होता है, क्योंकि आपको वहां पे पहला फिजिकल फील देता है कि फिजिक्स असल में होती क्या चीज है। तो मुझे यहाँ पे आपको फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं बताना है, मुझे आपको डायरेक्टली क्या बताना है ग्रेविटेशन के बारे में, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि हम कैसे आपके फिजिक्स को कवर करेंगे। फिजिक्स को हम मतलब एक दिन में हम दो दो वन शॉट्स दिया करेंगे। फिर हम क्या करेंगे काम, फिर हम जो है जो भी हम वन शॉट लेंगे, फिर हम दो चैप्टर्स या तीन चैप्टर्स, दोनों ही हम तीन तीन चैप्टर्स एक एक वन शॉट में कवर करेंगे। यानी अगर आपके 12 या 10 चैप्टर्स आते हैं, तो हम पहले एक एक वन शॉट देंगे, जो मतलब 1 घंटे से कम ही मतलब आधे घंटे से 1 घंटे की मतलब ड्यूरेशन में होंगे, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा। फिर उसके बाद हम तीन तीन चैप्टर्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम होल फिजिक्स कवर करेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा कि मेरा कोर सब्जेक्ट एक्चुअली फिजिक्स ही है। क्योंकि अगर आप मेरी चैनल पूरी से पूरी तरीके से देखोगे, तो आपको खाली फिजिक्स के ही वीडियो मिलेंगे, जो कि मैं पहले नीट के लिए पढ़ाता था और जेई के लिए पढ़ाता था। मुझे फिजिक्स में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले। और आपको पता है कि जो रिसेंटली आपका केमिस्ट्री पेपर था, अगर आप मेरा अभी भी गेस्ट पेपर देखोगे और फिर आपने फिर उस गेस्ट पेपर से compare करके अपना पेपर जो आपको पूछा गया था, तो मे बी नहीं, कंफर्म आपको 90 अबव परसेंट आपको पेपर वही से मिलेगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। अगर आप वहां से मैच करोगे, तो एमसीक्यूज भी आपको वही से मिलेंगे, जैसे वो बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है, वैसे वैसे एमसीक्यूज मैंने नोट्स में मेंशन किए हुए थे, वो भी आपको वही से पूछे गए थे। पहली रिक्वेस्ट मेरी क्या है, जो कि यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं कि सारे वन शॉट इसी चैनल पे होंगे, तो आपको जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना होगा। साथ साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ साथ अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और कमेंट पहले कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हम सारे जो लिंक से पहले ही शेयर कर देते हैं। क्योंकि किसी टाइम आप नोटिफिकेशन देखना भूल जाते हो, फिर आपको पता ही नहीं लगता कि वन शॉट आ गया है। तो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम पहले ही लिंक शेयर करते हैं। तो क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे, पहले जो है जो सारे फिजिक्स के वन शॉट वीडियोस है, वो हम इसी में कवर करेंगे। और मैंने आपको बताया कि कैसे का प्रोसीजर रहेगा, आपको फिजिक्स कैसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो फिजिक्स पेपर है, गेस्ट पेपर, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो शायद 20 to 25 मिनट्स का है, वो आप देख लीजिए, क्योंकि वहां से भी आप बहुत सारा कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर आपको इन पीपीटी का पीडीएफ फॉर्म चाहिए, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उस पे आप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपको शेयर करूंगा। तो कौन से टॉपिक्स है जो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है, जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट इज ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्चुअली होती क्या है। इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि न्यूटन ने क्या बोला था ग्रेविटेशन के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जी। ये आप देखोगे, आपको लग रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये टॉपिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप आगे देखोगे कि ये मैंने क्यों लिया हुआ है, कैपिटल जी, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने क्यों लिया हुआ है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। फिर हम हॉलो स्फीयर के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर सॉलिड स्फीयर के लिए हम अलग कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, यानी डेप्थ की वजह से, किसी हाइट की वजह से और रोटेशन की वजह से हम देखेंगे कि आपकी ग्रेविटेशन, मतलब जो भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसमें क्या वेरिएशन आएगी ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू हाइट एंड ड्यू टू द रोटेशन। हम देखेंगे कि क्या वेरिएशन आ जाएगी उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे, पहले क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको हम कैसे हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद हॉलो स्फीयर एंड हॉलो सॉलिड स्फीयर,
जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने डिस्कस की हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए। उसके बाद हम सेम चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे किसके लिए, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर्स के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद हम करेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी जो केप्लर्स ने लॉज दिए हुए थे, 3 लॉज या 2 लॉज थे जो भी हम वहां पे, वो हम डिस्कस करेंगे वहां पे। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड टाइम पीरियड का जो ला था वो हम डिस्कस करें। उसके बाद हम सैटेलाइट डिस्कस करेंगे, जिसके आपका वो नेचुरल सैटेलाइट, वो आपका आता है उसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो हम डिस्कस करेंगे आगे आगे, कि आप वीडियो में बने रहिए। तो पहले टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे कि क्या है यहाँ पे, तो पहला जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन सा टॉपिक हम पहले लेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है एक्चुअली? ग्रेविटेशन एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ड्यू टू विच टू बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो बॉडीज ऑलवेज हमेशा एक दूसरे में अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करते हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशन एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की, जिसकी वजह से दो बॉडीज हमेशा अट्रैक्ट करती है आपस में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, कि न्यूटन ने क्या बोला था ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन के मतलब इट स्टेट इज दैट पहले हम यहाँ पे इसको है ये करेंगे हाईलाइट। इट स्टेट इज दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर attract other particles with a force which is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to distance square। यानी ये क्या बोलता है, जो भी पार्टिकल यूनिवर्स में है वो दूसरी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। जो वहां पे फोर्स होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे पैदा होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इन दोनों के मास होगा, उनका प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो वो दो बॉडीज कुछ डिस्टेंस पे है, जो वो डिस्टेंस हमें वहां पे लेनी है और उसका हमें स्क्वायर लेना है, और उस डिस्टेंस के स्क्वायर का हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, जो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट करना है। तो न्यूटन के मुताबिक जो जो कोई भी बॉडी यूनिवर्स में है, यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, जो कोई भी बॉडी पूरे यूनिवर्स में है वो अट्रैक्ट करती है दूसरे पार्टिकल्स को विद अ फोर्स। जो वहां पे फोर्स पैदा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उन दो बॉडीज का मास होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, जो उन दोनों की बॉडी जो उन दो बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होगी उसका हमें स्क्वायर लेना है। तो वो इन शॉर्ट जो वो फोर्स उनके दरमियान होगा, अट्रैक्टिव फोर्स उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन बॉडीज के मासेस को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर हमें लेना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक बॉडी m1 है, एक बॉडी m2 है, तो इनके दरमियान एक फोर्स है, यानी F फोर्स ऑन F1 ड्यू टू F2 एंड फोर्स ऑन F2 ड्यू टू F1, यानी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करती है ये दो बॉडीज। और इनके दरमियान कौन सा फोर्स है, इनके दरमियान कौन सा फोर्स है, इनके दरमियान हमेशा कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये न्यूटन का कहना था, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अगर हम दो बॉडीज लेंगे M1 एंड M2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी, कुछ डिस्टेंस पे ये है, जो हम डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे R। तो यहाँ पे हम लेंगे जो कि हमने पहले बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इसके बदले हम कौन से लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी फिर हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे स्मॉल जी का मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारा क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारा बन जाएगा Fg = G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इस फार्मूला की मेन बात क्या है, दैट दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मास। क्यों ये पॉइंट मास के लिए, मतलब वो पॉइंट मास नहीं है कि अगर आप छोटा सा जो सैंड का पार्टिकल लेंगे उस पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम जो बड़े बड़े प्लैनेट्स जो बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं उनके दरमियान जो जब हम उनको दूर से देखते हैं तो उनको भी हम एज कैसे कंसिडर करते हैं, जस्ट लाइक दे आर पॉइंट मास, क्योंकि उन प्लैनेट्स को भी हम वहां पे कंसिडर क्या करते हैं, उन प्लैनेट्स को हम वहां पे कंसिडर करते हैं एज अ पॉइंट मास। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फॉर प्लैनेट्स डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर, प्लैनेट्स के लिए हम अगर हमें प्लैनेट्स के लिए ये लॉ अप्लाई करना होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करना होगा, तो हमें उन दोनों के दरमियान जब हम डिस्टेंस लेंगे तो हमें उनके सेंटर से डिस्टेंस लेनी होगी जो वो वहां पे होगी।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि मैंने यहाँ पे अभी बोला कि जब हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चेंज की थी, जब हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चेंज की थी, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमें मिला था कि जब हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एक सेकंड, जब हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे मिली थी, तो हमें यहाँ पे क्या मिला हुआ था, जब हमने यहाँ पे मैं शो करूंगा आपको, जब हमने इसको चेंज किया था, तो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू और कैपिटल जी लिया था, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको पूछा पूछा जाएगा इस साल, एक सीरीज में ये क्वेश्चन होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहला ये क्या है, पहले पहले तो ये स्केलर क्वांटिटी है, पहला पॉइंट इसका ये है। फिर इसका वैल्यू ऑफ जी, जो कि ऑलवेज क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है किसका, ग्रेविटेशन का। और इसका वैल्यू कितना है, 6.67 टेरेस पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन ये यहाँ पे किस में है, ये यहाँ पे एम के एस में है। अगर आपको इसी का यूनिट, अगर आपको इसी की फॉर्मूला किस में लिखनी होगी, सीजीएस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.67 इंटू टेरेस पावर -8, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर। और इसकी यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला आपको पूछा जा सकता है, तो डायमेंशनल फार्मूला इसकी क्या बन जाएगी, डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगी m-1 L³ टी रेज़ पावर -2। इसके बाद इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ तक सेम है, इसकी वैल्यू यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स के लिए सेम है, क्योंकि इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि जो पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट होगा उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। और किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की बात करें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, तो ये रिपल्सिव नहीं हो सकता है। तो फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, ऑलवेज क्या बनाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। इट इज वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स होता है, यानी ये सबसे वीक फंडामेंटल फोर्स, जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस है उनमें से सबसे वीक होता है। तो पहला जो हमारा आता है, ये आप यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हो, पहला हमारा न्यूक्लियर फोर्स आता है, फिर हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर हमारे आते हैं वीक फोर्सेस, और उसके बाद हमारा आता है कौन सा, उसके बाद हमारा आता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, तो ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास है टू बॉडी इंटरेक्शन, यानी ये मतलब कितनी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होता है, वन टाइम के लिए टू बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही होती है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। वहां पे हम m1 और m2 की बात करते हैं, यानी दो मासेस की बात करते हैं, जब दो मासेस की बात करेंगे तो दो बॉडीज होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टू बॉडी इंटरेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। मीडियम का मतलब है अगर ये वैक्यूम है, फिर अगर हम अर्थ मतलब वाटर में जाएंगे तो वहां पे चेंज हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है that इसकी और एप्लीकेशंस अगर हम देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यानी ये कहाँ की ओर एक्ट करता है, जो इनके दरमियान, दो बॉडीज के दरमियान एक लाइन ज्वाइन होगी, वही वही उसी अलोंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका होगा। यानी आपका जब वो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करोगे, तो वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। तो मतलब वहां पे जो लाइन एक ज्वाइन होगी, तो वो इसी के लिए एप्लीकेबल होगा। एफ जी इज कंजर्वेटिव फोर्स, यानी एफ जी जो होगा, ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये ऑलवेज क्या है, ये एफ ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल पार्टिकल्स, अगर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और आपको फिर निकालना होगा, उनका मतलब फोर्स निकालना होगा, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आप कैलकुलेट क्या करते हो, वहां पे आप कैलकुलेट करते हो, वहां पे आपको एक प्रिंसिपल होता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टी बॉडी सिस्टम। वहां पे आप वही यूज करते हो, उसमें आप क्या करते हो काम, उसमें आप पहले एक बॉडी का लेते हो, मतलब पहले एक बॉडी का लेते हो विद रेस्पेक्ट अनदर, मानिए, या इसका मतलब है कि आप अलग अलग करके दो दो बॉडीज का लेते हो, फिर उनका सम करते हो, फिर आपका जो एफ नेट बनता है वो आपका बनता है F1 + F2, जितनी भी बॉडीज आपकी होंगी, मैं यहाँ पे n बॉडीज लूंगा, तो आप करते हो F1 + F2 अप टू n। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किस फॉर्म में लेंगे, इन वेक्टर फॉर्म अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक m1 किस डिस्टेंस पे है r1 वेक्टर और दूसरा m2 है, इन दोनों के दरमियान कौन सा है r1 r2। तो अगर आप देखोगे कि वेक्टर फॉर्म में आपको कैसा मिल जाएगा, दैट f12 इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप। यहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हो। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है वो हम यहाँ पे देख लेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम ऑर्बिटल वेलोसिटी में भूल गया था, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी इसमें कवर करेंगे और एस के वेलोसिटी भी हम इसमें कवर करेंगे, और साथ साथ इन दो के दरमियान जो रिलेशन होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस के वेलोसिटी में वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज द रीजन अराउंड ए मास वेयर इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। अगर ये एक ऐसा रीजन होता है, आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि अगर एक बॉडी है जिसका कुछ मास है, तो उस मास की वजह से उस बॉडी जो मैटर होगा, तो उस मैटर का कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल अपना इफेक्ट कुछ होगा। तो जहां तक उसका वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा, उस रीजन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यानी उस एक मास का जहां तक उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा, उस रीजन तक, जिस रीजन में उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा, उस रीजन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यानी जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करते हैं, तो हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक बार हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे कि एक रीजन होता है जो किसके अलोंग होता है, जो किसके अलोंग होता है, एक बॉडी के अलोंग, एक मास के अलोंग, जहां तक हम उस मास का ग्रेविटेशनल इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या जहां तक हम उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं, उस मास जो उस मास के अराउंड जो रीजन होगा जहां तक ग्रेविटेशनल इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे मैं 2-3 बार क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आपको मतलब याद रहे कि ये चीजें आपको याद रहे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इट्स रेंज कहाँ तक है, कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी एक मास का ग्रेविटेशनल इफेक्ट कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक हम उसका इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो इन्फिनिटी तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो हम दैट इज डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी जितना मास ज्यादा होगा एक बॉडी का, उतना उसका जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जितना उस बॉडी की जो है रेडियस होगी, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट आर स्क्वायर, मतलब जितना हम दूर जाएंगे उतना जो है ऑब्वियसली उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप आती है, क्योंकि जब अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी ऑब्वियसली कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जितना मास ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा, उतना ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज्यादा होगा जितना मास ज्यादा होगा। साथ ही साथ ये भी है कि जितना हम दूर जाएंगे इस बॉडी से, उतना ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यानी रेडियस। अगर हम यहाँ पे एक बॉडी लेंगे कि मतलब यहाँ पे एक बॉडी है, तो यहाँ पे एक एम नॉट बॉडी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितना ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब जहां तक ये कैपिटल एम इस स्मॉल एम को अट्रैक्ट कर सकता है, किस हद तक ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है, किस हद तक ये इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी उसी हद को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम नॉट, यहाँ पे छोटी सी बॉडी है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज फोर्स ऑन टेस्ट मास, यानी टेस्ट मास पे कितना फोर्स होता है डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगी, दैट इज एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि एल टी माइनस टू आपका एक्सेलरेशन भी होता है, तो आप आगे देखेंगे कि आपको एक्सेलरेशन के साथ साथ भी रिलेट होगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपका होगा उसके साथ आपको ये रिलेट हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज आई जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये साथ साथ ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जैसे मतलब जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, उसी डायरेक्शन में आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी
होगी। तो इसका अगर हम देखेंगे यूनिट यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट इसका मिल जाएगा आपका न्यूटन पर केजी। साथ ही साथ एक जो मैंने अभी बोला आपको, आपको अभी एक रिलेशन मिल जाएगी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको किसके बराबर मिल जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको किसके बराबर मिल जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम इसके दो केसेस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के दो केसेस है। पहला जो आपका यहाँ पे है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। यहाँ पे मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया हुआ है और मैंने 3 पॉइंट्स लिए, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। पहले हम इनसाइड की बात करेंगे। अगर आप देखोगे कि हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है, हॉलो स्फीयर का मतलब है कि इसका खाली आउटर साइड मास होगा, तो सेंटर में कोई मास नहीं होगा। मैंने अभी बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मास की वजह से होगा। इनसाइड कोई भी मास नहीं है, तो इनसाइड अगर मास नहीं तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होगा, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कोई केस बनता ही नहीं है। तो इनसाइड अगर हम देखेंगे इनसाइड क्या होगा, इनसाइड आपका केस बन जाएगा 0। इसके बाद अगर हम बी पे देखेंगे यानी आउटसाइड द बॉडी, तो आउटसाइड द बॉडी किसके बराबर आपको मिल जाएगा, दैट इज आई बी इज इक्वल टू, यानी आउटसाइड द बॉडी जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको कौन सा आर लेना है, स्मॉल आर, यानी ये वाली डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक आई बी तक आपको लेना है, ये आर नहीं, यानी बॉडी की रेडियस नहीं, आपको लेनी है कि सेंटर मतलब जो आपकी बॉडी होगी, जो आपका हॉलोस्फीयर होगा, हॉलोस्फीयर के सेंटर से आपको जहां तक वो बॉडी होगी आउटसाइड द स्फीयर, वहां तक आपको डिस्टेंस ले लेनी है, वही हम यहाँ पे इसलिए हमने लिया है स्मॉल आर। इंटेंसिटी एट एस यानी इंटेंसिटी एट सरफेस, अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस पे कितना हमें मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप ये नोट करके रख लीजिएगा, आई एस इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम ग्राफिकली इसको यहाँ पे शो करेंगे, अगर हम यहाँ तक लेंगे, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम लेंगे, ये हम लेंगे फ्रॉम द, ये हम यहाँ लेंगे सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर, और ये हम लेंगे यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये हम लेंगे सरफेस ऑफ द स्फीयर। जब हम सेंटर से सरफेस तक जाएंगे इनसाइड द स्फीयर और हॉलोस्फीयर, हमें क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज 0। और सरफेस क्या हमें मिलता है, सरफेस पे हमें किसके बराबर, सरफेस पे हमें इसी के बराबर मिलता है, क्योंकि आई एस इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसके बाद जब हम सरफेस से बाहर बाहर जाएंगे, सरफेस से दूर दूर जाएंगे, तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप मिल जाएगी, यानी जब हमें वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप मिल जाएगी, दैट इज वहां पे क्या हमें मिल जाएगा ग्राफ, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम यहाँ पे चलेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर या इन सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे भी केसेस 3 वैसे ही है कि एक इनसाइड द बॉडी होगा, एक आउटसाइड द बॉडी होगा, और एक सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। पहले हम इनसाइड की बात करेंगे, तो इनसाइड पे हमें कितना मिल जाएगा, इनसाइड पे हमें वहां पे मिलता है दैट इज आई इज कॉल्ड जी एम आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यानी यहाँ पे ऊपर भी आ रहे नीचे भी आ रहे, लेकिन ऊपर कैपिटल स्मॉल आ रहे, नीचे कैपिटल आर है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी एट स्फीयर यानी सरफेस पे कितनी इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी, तो वहां पे हमें फॉर्मूला मिलती है आई इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे इसको नोट करके रख लीजिए कि यहाँ पे क्या ये मिलता है, सरफेस पे हमें क्या मिलेगा, सॉलिड स्फीयर में दैट इज इंटेंसिटी एट सरफेस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो सरफेस पे कितना हमें मिला, आई इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये दोनों यहाँ पे सेम है। इसके बाद इंटेंसिटी आउटसाइड हमें क्या मिल जाएगी, दैट इज आई इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इनसाइड थे, इनसाइड में हमें क्या रिलेशनशिप मिल गई, इनसाइड हमें रिलेशनशिप मिल गई डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर, यहाँ पे मिल जाएगी लीनियर लाइन हमें मिल जाएगी। फिर जब हम सरफेस के बाद नीचे जाएंगे, सरफेस पे हमें बराबर मिला आई इज कॉल्ड जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम आउटसाइड देखेंगे, तो वहां पे हमें क्या मिलती है, यहाँ पे हमें मिलती है इनवर्स रिलेशनशिप। तो इनवर्स रिलेशनशिप भी वहां पे सेम ग्राफ होगा जैसे हमने उस केस में देखा था। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम देखेंगे कि अगर मैं आपको ऑब्जर्व करके दिखाऊं, आपने अभी ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस क्या किया है कि जो न्यूटन ने बोला था, न्यूटन ने कहा था कि जो किसी भी दो बॉडीज में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है,
यानी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो किसके बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड एफ इज कॉल्ड जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक बॉडी, बड़ी सी बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, जिसका मास आपको पता ही होगा, अर्थ का मास कितना होता है, दैट इज 6×10⁻24 kg। और यहाँ पे मिनिमम कितना मास होगा एक बॉडी का, 50 kg, 80 kg, 100 kg होगा, या 1000 kg भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे कि अर्थ का मास कितना है, एक बॉडी का मास कितना है, 6×10⁻24 kg। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इस जब ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी बड़ी बॉडी जब इस छोटी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या हम इसी को डायरेक्टली बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन आ जाएगी, इस छोटी सी बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन इसमें पैदा हुई। एक्सेलरेशन हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ से, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एम, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पे आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है बराबर फोर्स बाय एम। अगर हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस एफ की बदले हम लिखेंगे यहाँ पे जी एम एम बाई आर स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे हमें मिल गया ए इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये हमने इस एफ के बदले लिखा, फिर ये एम इस यहाँ पे नीचे ही रहेगा, तो ये एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे हमें किसका मास लेना है, यहाँ पे हमें किसका मास लेना है, यानी यहाँ पे हमें अर्थ का मास लेना है, यानी मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ यहाँ पे आप याद रखोगे कि एम ई इज इक्वल टू 6×10⁻24 kg, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। और हमेशा आप किस में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मीटर्स में हमेशा आप रेडियस कैलकुलेट करोगे। और यहाँ पे हमें आपको कितनी मिल जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आप 10 भी मतलब मिनी केस में लेते हो जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। वैसे तो इसका वैल्यू है 9.77 है, फिर हम लेते हैं 9.8। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम फिर 10 लेते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी को हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। इसको आप यहाँ पे लिखोगे कि जी इक्वल टू 4/3 पाई और रो कैपिटल जी और रेडियस ऑफ अर्थ आपको मल्टीप्लाई करना है। और अगर हम देखेंगे कि ग्रेविटी ऑन मून कितनी है, दैट इज ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स, यानी 6 एज कंपेयर टू अर्थ। यानी अगर हम जो है मतलब अर्थ से अगर हम मून की यहाँ पे बात करेंगे कि मून पे कितनी ग्रेविटेशन है, अगर आप अर्थ की कंपेयर करोगे, अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पे है, अगर आप इसको 6 हिस्से करोगे यानी 6 पार्ट्स करोगे, तो एक पार्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इसका मून पे मिल जाएगा, यानी मून पे अर्थ का 6th पार्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको एरर दिया हुआ होगा इक्वल टू यार लेस देन 5%, यानी या तो 5% होगा या तो 5% कम होगा, तो उस टाइम इसका एरर कितना होगा। वैसे आप कमेंट्स में बोलते हो कि एरर्स नहीं है, एरर्स नहीं है, मुझे पता है आपकी सिलेबस में एरर्स नहीं है, लेकिन बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं है, एरर्स में क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, एरर्स में क्वेश्चन होगा ही होगा। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी सिलेबस में एडिशन नहीं लिखा हुआ है, तो क्या इसका मतलब, या मैं ऐसा बोलूं कि आपके सिलेबस में मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नहीं है ना कि मतलब आपके सिलेबस में एडिशन, आपके एग्जाम में एडिशन नहीं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। देखो, आपके सिलेबस में तो अभी भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपके सिलेबस में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे तो अप्लाई हुआ ना। तो ये कुछ बेसिक एल्जेब्रास है जो आपको, एक्सप्रेशन है जो आपको यूज लगेंगे ही लगेंगे। देखो, एरर आपको कैलकुलेट करना ही होगा, क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि एरर आपको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अगर आपको 5% या 5% कम एरर दिया हुआ है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप वैसे कैलकुलेट दैट डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर। कब, जब मास कांस्टेंट होगा और जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी। जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो वहां पे आप डायरेक्ट लिखोगे डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर। यहाँ पे टू टाइम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे मास कांस्टेंट है और यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कौन से मतलब फैक्टर्स आते हैं हमारे पास, यानी वेरिएशन ड्यू टू हाइट, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो क्या फर्क पड़ता है इस
इस पे मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ता है अगर हम सरफेस से ऊपर जाते हैं, अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे, या अर्थ जब रोटेट करता है इसके इस रोटेशन की वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से इस पे कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा वो हमें देखना है। पहला केस अगर हम देखेंगे कि वेरिएशन ड्यू टू हाइट, अगर हम हाइट की वजह से वेरिएशन देखेंगे, ये हम यहाँ पे अर्थ लेंगे और अर्थ के कुछ हाइट पर हम यहाँ पे एक बॉडी रखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन मतलब इस बॉडी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, फिर हम उसको अर्थ के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ पे मिला दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला मिल गई। और अगर आपका एच लेस देन और इक्वल टू, ये आप देखोगे कि अगर आपका एच इतना होगा 320 किलोमीटर, या आपका कितना होगा 5% होगा, तो आप फ्रैक्शनल चेंज कैसे करोगे, दैट इज कॉल्ड जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई आर ई। यानी यहां से आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। कब देखो ये कब एप्लीकेबल है, ये वाली फार्मूला आपकी, ये वाली फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपकी हाइट कितनी होगी, जब आप अर्थ से कितना ऊपर जाओगे, 320 किलोमीटर एबो, या आपकी चेंज कितनी होगी 5% से ज्यादा होगी। यानी आपका एरर 5 एरर नहीं, यहाँ पे आपकी परसेंटेज, अगर आपको इंटरनल परसेंटेज दी होगी, अगर आप 5% से ज्यादा होंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है। अगर आप 320 किलोमीटर से कम है या 5% से कम है, तो आपको ये वाली फार्मूला यूज करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आपको मिल रही है। इसके बाद वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ की वजह से क्या होगा, ड्यू टू जी डैश हमें क्या मिलता है, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस डी बाई आर। तो यहाँ पे अगर हम चेंज इन जी देखेंगे कि जी में कितनी चेंज आती है, दैट इज जी डैश बाई जी इज इक्वल टू डी बाई आर। तो यहाँ पे हमें किस वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन किसकी वजह से मिलती है, दैट इज ड्यू टू द डेप्थ। आप इसको साथ साथ नोट कर लीजिए, या आप मुझे ये पीडीएफ इसका ले भी सकते हो, या आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। इसके बाद वेरिएशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। और मैं आप एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मतलब जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, मैंने बोला कि मेरा जो ज्यादा एक्सपीरियंस है दैट इज फिजिक्स, फिजिक्स में मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो जो भी आपको वहां पे कंफ्यूजन होगा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। रोटेशन की वजह से अगर हम देखेंगे कि जी डैश क्या हमें मिल जाएगा कि जब रोटेट अर्थ करती है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। और अगर आप देखोगे कि पोल पे कहां से ज्यादा होगी, पोल पे इक्वेटर से ज्यादा आपको मिल जाएगी। यानी ग्रेविटेशनल एट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे लैम्डा जीरो होगा, लैम्डा जीरो होगा। और यहाँ पे जो लैम्डा होगा, पोल पे कितना लैम्डा होगा, यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे आपका पोल पॉइंट है, तो यहाँ पे लैम्डा कितना होगा, लैम्डा यहाँ पे 90 होगा। और यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे यहाँ पे एंगल जीरो होगा, यानी लैम्डा आपका यहाँ पे जीरो बन जाएगा। तो आपका जी इक्वेटर बन जाए, जी पोल तो आपका वही रहेगा सेम टू सेम, दैट इज जी पी इज इक्वल टू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। और इसके बाद अगर हम इक्वेटर की तरफ देखेंगे कि इक्वेटर पे क्या होगा, दैट इज जी माइनस, यहाँ पे तो माइनस हो रहा है ना, इसमें से जो हमारे पास ऑलरेडी जी है उसमें माइनस हो रहा है, दैट मीन्स ये कम होगा इससे, क्योंकि ये बराबर जी है, इसमें से जी में कुछ कम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कम होगा, इक्वेटर पे कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे 90 डिग्री रिलेशन है और यहाँ पे 0 डिग्री है। इसी बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज जो आपका आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 12th को भी मैंने दिया था इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका मतलब क्या है, अगर आप डेफिनेशन में यहाँ पे डायरेक्ट देखोगे डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, दैट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट मास फ्रॉम इनफिनिटी टू अ डिस्टेंस और इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी एक ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप देखोगे, एक ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रेजेंस में, जब आप एक टेस्ट मास को इन्फिनिटी से लाओगे, जो आपको उस टेस्ट मास को इन्फिनिटी से लाने में जो आपको वर्क डन लगेगी, वही स्टोर होती है एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप खुद भी यहाँ पे समझ सकते हो डेफिनेशन से, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी। यानी वर्क डन किस में इस्तेमाल होगी, जो किसने इस्तेमाल होगी, टेस्ट मास को लाने में, कहां से, इन्फिनिटी से कहां तक, टू डिस्टेंस आर इन प्रेजेंस ऑफ
ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप एक टेस्ट मास को लाओगे कहां से, इन्फिनिटी से, तो वहां पे जो आपको वर्क डन यूज होगी तो वो स्टोर होगी एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे अगर हम एक मास लेंगे, इसका कुछ ग्रेविटेशनल, इसकी कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो इसका फील्ड यहाँ यहाँ से होगा। तो जब इसका एक फील्ड फैला हुआ होगा, जब हम यहाँ से इन्फिनिटी से एक पार्टिकल टेस्ट मास लाएंगे स्लोली स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि यहाँ से तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ये, तो इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम यहाँ से स्लोली स्लोली लाएंगे, इसमें जो हमें वर्क डन लगेगी, इसमें जो हमें वर्क अप्लाई होगी, जो हम इसमें वर्क अप्लाई करेंगे इस पे वर्क इसको लाने में, तो वो वर्क स्टोर होगी एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम डिनोट करते हैं यू से, एंड यू एट इन्फिनिटी इज जीरो एंड यू एट रेफरेंस इज जीरो ऑलवेज। एंड अगर हम देखेंगे यू एफ इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इफ यू आई इज जीरो देन आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या मिल जाएगी, दैट इज यू एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वो कब होगा, जब आपका यू इनिशियल जीरो होगा, यानी जब आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनिशियल जीरो होगी। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल सकता है कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल होगा, देखो यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज है, 3 बॉडीज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको निकालना होगा कि आपके पास कितने पेयर्स बनेंगे। ये आपको कहाँ पे भी जरूरत लगेगा, वहां पे जब आप यूनिवर्सल या जब आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हो, वहां पे भी आपको ये काम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब आपको यहाँ पे 3 बॉडीज हम लेंगे, तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कितने पेयर्स मिलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉडीज हमें पहले कैलकुलेट करनी है। फिर हमें देखना है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करना है कि n की जगह हमें उसी वहां पे लिखना है वो, अगर 10 बॉडीज होंगी तो हम लिखेंगे 10 इंटू टेन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 माइनस वन इज 9 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर हम लेंगे n इज इक्वल टू 10, यानी टोटल 10 बॉडीज हो गए, हमें देखना है कितने पेयर्स बनेंगे। तो n माइनस वन हो गया यहाँ पे 9, और यहाँ पे n आपका 10 है, दैट इज 90 डिवाइड बाई टू, दैट इज 45 पेयर्स हमें बन जाएंगे इन केस ऑफ 10 बॉडीज। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इन केस ऑफ 3 बॉडीज हमें कितने केसेस बन जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू थ्री माइनस वन। 3 - 1 का मतलब 2, और मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 3 इंटू टू इंटू सिक्स डिवाइड बाई टू आपको करना है, दैट इज 6 डिवाइड बाई टू दैट इज 3। तो यहाँ पे आपको कितने पेयर्स बन गए, यहाँ पे आपको 3 पेयर्स बन गए। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल साथ लिख लेनी है ताकि आपको न्यूमेरिकल कोई आ सके तो वो आप वहां पे इजी कर सके। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज जो कि मैंने बोला था कि रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको देखना है कि वर्क डन कितना लगेगा कि टू रीच एज, यानी अगर आप एक अर्थ से ऊपर जाओगे किसी हाइट एज पर, तो आपको कितनी वर्क डन इसमें लगेगी। और अगर आपको देखना है कि अगर आपको किसी हाइट तक जाना है, वेलोसिटी टू रीच वेलोसिटी टू रीच ग्राउंड इफ बॉल इज ड्रॉप्ड, अगर हम बॉल को ऊपर से ही ड्रॉप करेंगे तो वहां पे कितनी वेलोसिटी होगी वो भी हमें यहाँ पे देखना है। कि अगर हम ड्रॉप करेंगे एक बॉडी को, यहाँ पे हमें देखना है कि वर्क डन टू रीच, यानी यहाँ से जाने में कितना हमें वर्क मिल जाएगी टू रीच एच। तो यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई वन प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई, और वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, दैट इज यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई, यानी रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे आपको ले लेनी है, दैट इज 6400 किलोमीटर्स। इसके बाद एस के वेलोसिटी क्या होता है, एस के वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। एस के वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो अगर हम हमें किसी बॉडी को एक्सेलरेट करना है, यानी किसी वेलोसिटी से यहां से फेंकना है इस अर्थ से कि वो अर्थ से एस्केप कर जाए, यानी वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से उसको एस्केप करना है। देखो जब हम कोई बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, तो हम किस वेलोसिटी से एक बॉडी को ऊपर फेंकेंगे कि वो वहां से वापस ना आए, क्योंकि वो वहां से जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाए। देखो अगर हम कोई बॉडी यहाँ से ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं, तो उसमें उसमें क्या होता है, वो हमेशा नीचे आती है। वो नीचे क्यों आती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। जो अर्थ का ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से नीचे आती है। तो मैं कितनी वेलोसिटी अप्लाई करूं इस बॉडी पे ताकि ये बॉडी ऊपर से वापस ना आए, तो उसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के जाए, यानी अर्थ को वो छोड़ के जाए, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी।
वो हमें बराबर मिलती है दैट इज रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई आर ई, या हम इसको बोलते हैं, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी लिखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा रूट जी आर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वो बॉडी एस्केप कर जाएगी, वो बॉडी अर्थ पे वापस नहीं आएगी, वो अर्थ से एस्केप कर जाएगी। अगर मास कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी, एस की वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर ई होगा, और एस की वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू 8 पाई इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर हम देखेंगे, और इस एस की वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू रूट ऑफ 8 पाई रो जी डिवाइडेड बाई 3 इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे इसको डेंसिटी आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे दैट इज जो आपका आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने डिस्कस किया दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें खाली करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम किससे डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम यू से डिनोट करते हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम किससे डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम वी से डिनोट करते हैं। वो किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय टेस्ट मास। तो इसकी फॉर्मूला क्या आपको यहाँ पे मिल जाएगी, v इज कॉल्ड माइनस जी एम बाई आर, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या मिलेगी, दैट इज एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट और मतलब रिलेशन बिटवीन किस किस के दरमियान, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान आपको रिलेशन देखनी है। वो क्या होती है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ डीवी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ आई डी एक्स, यानी अगर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो होती है आई जी, और पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज डीवी। अगर आप देखोगे इन दरमियान के रिलेशन, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ डीवी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ आई जी इंटू डी एक्स। आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको देखना है ड्यू टू हॉलोस्फीयर, यानी हॉलोस्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ पे भी वैसे ही थ्री पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हुए, दैट इज आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी आपको देखना है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर हम पहले बात करेंगे कि आउटसाइड की बात करें कि दैट इज आर, जो स्मॉल आर जो होगा वो ग्रेटर कैपिटल आर से ग्रेटर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से सेंटर से सरफेस से कैपिटल आर लिया हुआ है, और स्मॉल आर यहाँ से मैंने सेंटर से आउटसाइड यहाँ पे, इसलिए ये बन जाएगा दैट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे कि सरफेस पे क्या होगा, दैट व्हेन r इज इक्वल टू r, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, एंड इनसाइड आपका क्या मिल जाएगा, दैट इज वी ए इज इक्वल टू वी एस, यानी जो इनसाइड होगा वही क्या होगा, वही सरफेस पे भी होगा, यानी सरफेस और इनसाइड में सेम रहेगा, यानी जितना आपका सरफेस पे होगा उतना ही आपका कहाँ पे होगा, उतना ही आपका इनसाइड भी होगा। तो इनसाइड और सरफेस पे आपका सेम केस मिल जाएगा, और आउटसाइड द बॉडी आपको मिल जाएगा माइनस जी एम बाई आर, यानी स्मॉल आर वहां पे होगा। अगर हम ग्राफिकली इसको शो करेंगे, मैंने बोला कि इनसाइड और सरफेस पे सेम होता है तो ये हम पे कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर अगर हम आउटसाइड देखेंगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसा ग्राफ इस पे बनेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में आपको ऐसा ही ग्राफ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटर से कहाँ तक, सरफेस तक आपको कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, यानी सेम मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका आता है, दैट इज वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ही स्लाइड्स हमारे पास बची हुई है, अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स है यहाँ तक, मतलब अभी हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, यानी सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसी थ्री केस है, मतलब आप ऐसे इनको याद कर सकते हो, केस वाइज आप इनको याद कर सकते हो। आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी एंड ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी। आउटसाइड द बॉडी अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज वी बी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। यहाँ पे आप इसको इस पर ध्यान रख लीजिए कि माइनस जी एम बाई आर, इसे पहले जो आपका केस था दैट इज आउटसाइड द बॉडी दैट इज माइनस जी एम बाई आर, ये दोनों तो सेम रहेंगे, तो इसको आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे आपको मिल जाएगा माइनस जी एम बाई आर,
और इससे पहले की बात अगर आप करोगे तो इससे पहले अगर हम देखेंगे कितना था, इससे पहले भी आपका इतना ही था, दैट इज पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन सरफेस इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। यानी सरफेस और आउटसाइड दोनों केसेस में पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर सेम होगा। खाली वेरिएशन किस में आती है, वेरिएशन इनसाइड में आती है। देखो इनसाइड में ये कितना आता है, इनसाइड में आता है दैट इज वी सी इज इक्वल टू माइनस 1.5 जी एम डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे आता है इनसाइड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मिलता है दैट इज 1.5 जी एम डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपका इनसाइड ये मिलता है और जो हॉलोस्फीयर है इनसाइड हॉलोस्फीयर में आपको ये मिलता है, ये आपको ऐसे याद रखना है। इसके बाद अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे क्या रिलेशन है, अगर हम इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन कहाँ से है, -1.5, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी इनवर्स रिलेशनशिप आती है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। फिर जब हम कहाँ तक पहुंचेंगे, सरफेस तक पहुंचेंगे, तो सरफेस पे हमें क्या मिल जाएगा, सरफेस पे हमारा है दैट इज माइनस जी एम बाई आर। फिर यहाँ पे सरफेस पे हमारा माइनस जी एम बाई आर। फिर उसके बाद आउटसाइड द बॉडी क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा माइनस जी एम बाई आर, यानी स्मॉल आर में रिलेशन हमें बतानी है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होगी, तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज केपलर्स लॉस ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे केपलर के लॉ हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ईच, केपलर का कहना क्या था, केपलर का कहना था ईच पार्टिकल मूव इन एन ईच प्लेनेट सॉरी ईच प्लेनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। देखो अगर हम इलिप्स की बात करेंगे, इलिप्स के आपके दो फोकस होते हैं। तो ये क्या कहता है कि एवरी प्लेनेट, हर कोई प्लेनेट जो है वो किस में मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब हर कोई प्लेनेट मूव करता है, इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो सन है वो इस इलिप्स के एक फोकस पे लाई करता है, एंड ईच प्लेनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। तो इसमें दो हमारी पास रेडियस होती है, दैट इज मेजर मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, यानी ए एंड बी, मेजर एंड माइनर। यानी ए यहाँ पे मेजर है और बी यहाँ पे माइनर एक्सिस है। यहाँ पे इसकी फॉर्मूला क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है इसकी, दैट इज ए स्क्वायर, यहाँ पे इसकी फॉर्मूला क्या होती है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स की फॉर्मूला ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इसके बाद ये इसेंट्रिसिटी है, यानी मतलब इलिप्स कितना चपटा हुआ होगा, यानी डाउन कितना होगा, इसमें कितनी माइनर एक्सिस कम होगी, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होती है, इसेंट्रिसिटी बराबर होता है इसेंट्रिसिटी बराबर होती है दैट इज सी बाई ए। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी कि केपलर्स लॉज के मुतालिक, यानी ये केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट था, पहला लॉ जो इसका था। इसने बोला था कि हर कोई प्लेनेट किसमें मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और इसमें सन एक फोकस पे होता है जो इलिप्स में होता है। इसके बाद केपलर लॉ ऑफ एरियाज, एरियाज का लॉ इसका क्या था, जो सेकंड लॉ है इसका, इसका मतलब क्या है, दैट इज ए लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू सन स्वीप्स आउट equal area in equal intervals of time, that is equal velocity of the planet remains constant। इसके कहने का मतलब है कि जो इसका सेकंड लॉ था, इसका मैं आपको ये अच्छे से यहाँ पे समझा दूंगा कि इसके कहने का मतलब क्या था। ये कहता है कि अगर हम लाइन एक ज्वाइन करेंगे, कहां से, एक प्लेनेट से कहां तक, सन तक, जब हम उस लाइन को देखेंगे कि जब वो प्लेनेट मूव करेगा, तो जब वो प्लेनेट मूव करेगा, जो हमने वहां पे लाइन ज्वाइन की थी, तो वो इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी जितना वो एक इंटरवल, मतलब अगर हम एक एरिया लेंगे, यहाँ पे अगर हम लेंगे एक पॉइंट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ए लेंगे और यहाँ पे बी लेंगे, जब ये ए से बी तक जाएगा, और अगर इसका ए से बी तक टाइम लगा डेल्टा टी, और फिर अगर यहाँ से सी से डी तक जाएगा, तो यहाँ से भी इसका टाइम डेल्टा टी ही लगेगा। यानी अगर ये मतलब यहाँ भी टाइम सेम होगा, यहाँ भी टाइम सेम होगा, इसका मतलब ये है कि इट कवर्स इट स्वीप्स इक्वल एरिया, यहाँ पे भी इक्वल एरिया होगा, यहाँ पे भी इक्वल एरिया होगा, और ये किसमें ये कवर करेगा, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी जितना यहाँ पे इसको टाइम लगा, उतना ही यहाँ पे इसको टाइम लगा हुआ होगा। इसका यही कहने का मतलब है, दैट इज द एरियल वेलोसिटी, यानी एरियल वेलोसिटी प्लेनेट की क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 1/2
आर टी, रूट ऑफ आर टी। एंगुलर की बात अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व यहाँ पे रहेगा। अगर हम देखेंगे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला होती है दैट इज m1v1r1 इज इक्वल टू m2v2r2। ये किसकी फॉर्मूला होती है? एंगुलर मोमेंटम की। देखो सिंपल मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है? दैट इज m इंटू v। लीनियर मोमेंटम की फॉर्मूला m इंटू v होती है। तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगी mv r। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगी दैट इज एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा m1v1r1 इज इक्वल टू m2v2r2। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और पेरिहिलियन एपिलियन आप यहाँ से पढ़ के जाएगा अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि केप्लर's लॉ ऑफ एरियाज यहाँ पे सॉरी ये दो बार ये स्लाइड ऐड हुई है। आप यहाँ से आप देख सकते हो फिर से कि ये सेम टू सेम है। यहाँ पे मेंशन किया इसलिए मैंने स्लाइड ऐड की हुई है, या वहाँ पे वो मैं डिलीट करना भूल गया था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बाद में फिर ये परेशानी आपको भी ना उठाए और मुझे भी ना उठाए। यहाँ पे तो मैं ये वाली यहाँ पे स्लाइड डिलीट करता हूँ। इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या था कि लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड हेंस एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ए से बी, यहाँ पे मैंने ए भी मेंशन किया हुआ है। जब ए से बी ये जाएगा, ये प्लेनेट जब ए से बी मूव करेगा, अगर इसको टाइम टी लगा हुआ होगा, और जब वो सी से डी जाएगा प्लेनेट, यहाँ पे भी इसको सेम टाइम लगेगा, यानी सेम इंटरवल में सेम टाइम इसको लगेगा। यानी यहाँ पे भी सेम डेल्टा टी टाइम लगेगा। और इसको हम बोलते हैं एपीहिलियन और इसको हम बोलते हैं पेरीहिलियन। यानी जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी इसको बोलते हैं एपीहिलियन, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पे इसके नजदीक है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे कि पेरीहिलियन। एरियल वेलोसिटी मीन कांस्टेंट, ये हमने वहां पे डिस्कस किया था। अभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर सॉरी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट जो इसका लॉ है दैट इज केप्लर's लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड इसका मतलब क्या है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट, यानी स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। यानी अगर हम किसका स्क्वायर लेंगे कि जो एक प्लेनेट के रेवोल्यूशन, यानी जब एक प्लेनेट रेवोल्यूट करेगा, जब एक प्लेनेट सर्कुलेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, उसमें जो उसको टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। उसका हमें स्क्वायर लेना कि अब ये बात आप पहले याद रख लो। फिर अराउंड द सन, किसके अराउंड? सन के अराउंड ही तो रिवॉल्व करेगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी जो इसमें सेमी मेजर एक्सिस होगी, उसमें दो एक्सिस, सेमी माइनर और सेमी मेजर। जो उसमें सेमी मेजर एक्सिस होगी उसका हमें क्यूब लेना है। जो पहले टाइम पीरियड था उसका हमें स्क्वायर लेना है। फिर जो इसकी सेमी मेजर एक्सिस होगी उसका हमें क्यूब लेना है। उन दो के दरमियान हमें क्या लगाना है? उन दो के दरमियान हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है। यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर और सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। और इन दोनों के दरमियान आपको क्या लगाना है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी स्क्वायर ऑफ period of revolution is directly proportional to the cube of semi major axis of its orbital। तो अगर आप ए को मतलब ए एवरेज लेना चाहते हो दैट इज आर मैक्स प्लस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये आपको यहाँ पे ले लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे दैट इज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स की मोशन हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। सैटेलाइट्स अगर हम पहले देखेंगे कि सैटेलाइट्स क्या होता है। सैटेलाइट दो तरीके की होते हैं दैट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एंड नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास कौन है जो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं? दैट इज मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यानी मून क्या है? ये नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी दो तरीके की होती है दैट इज पोलर सैटेलाइट्स एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। इनकी जो है आपको पूछी जाएंगे कि ये किसके काम आती है। पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू चेक द वेदर कंडीशंस, यानी वेदर कैसा होगा वेदर, मतलब पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड एज weather forecasting and geostationary satellites are used for telecommunication। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अलोंग द इक्वेटर होता है एंड अलोंग द इक्वेटर मूव करती है और पोलर सैटेलाइट्स अलोंग द पोल मूव करती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इक्वेटर के अलोंग मूव करती है और पोलर सैटेलाइट्स अलोंग पोल मूव करती है।
तो ये वाली रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता। ये यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जिसपे मैंने क्रॉस लिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि ये सेंटर से पास होता है, ये हम ले सकते हैं, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी हम ले सकते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात अगर हम करेंगे, जो कि मैंने बोला था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हम डिस्कस करेंगे, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर ई। अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। और टाइम पीरियड की बात अगर हम करेंगे दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम ई। दैट इज अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना मिलता है, दैट इज 84 मिनट्स। और रिलेशन बिटवीन एस के वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड एस के वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये हमारे पास यहाँ पे लास्ट टॉपिक था। लास्ट में हम आपको यही करेंगे दैट इज थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वीडियो को बनाने में टाइम लगता है, आपको भी पता है, तो उसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम आने वाली वन शॉट वीडियोस इसी चैनल पे आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।